आप ये कहें कि ये काउंटर अटैक है फलस्तीनियों पर, तो सारा साल ही हमला होता था कि फलस्तीनियों ने दरअसल अपनी जेल तोड़ी है। बिन से ये दोबारा बुक्स में आ गया है। अब हर किसी को पता है कि ये गजा स्ट्रिप है, फिर इजराइल है, रूस और चीन है। वो क्या चाहते हैं कि चीन ने भी यही बयान दिया कि 2 रियासतें इसका हल है, रूस ने भी यही बयान दिया कि 2 रियासतें इसका हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनव्वर साबर साहब, जियोग्राफी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के हेड हैं। इनसे इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पे आखिरकार क्या हो गया। सऊदी अरब और इसराइल के माबैन तल्लुकात बेहतर हो रहे थे, तस्लीम करने की बातें हो रही थीं कि अचानक फ़लस्तीनियों ने हमला कर दिया। सारी मनसूबाबंदी को मिलिया मेट करके रख दिया गया और जिस तरह से कहा जा रहा था कि इसराइल का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, वो भी चकनाचूर होकर रह गया। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि फ़लस्तीनियों को आखिरकार कहाँ से सपोर्ट मिली, कहाँ से उनको इंस्टिगेट किया गया, ये सारा कुछ क्या हो गया डॉक्टर साहब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो लड़ाई जो है ना फजल अमान साहब, वो है ये मशरक़ और मगरब की ना इस वक्त एक कशमकश जारी है, जिसे आप सर्द जंग कहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक कोशिश है। अमेरिका चाहता है उसका ऑर्डर बरकरार रहे, चीन और अब रूस उसको तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने ना अग्रेशन करते हुए, यानी आगे बढ़ते हुए जो कोल्ड वॉर है, उसमें चीन को थोड़ा ज़्यादा टाइट करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे ताइवान का इशू है। इसी तरह से फिर जो नेतन्याहू है, इसने ये जो ऐलान किया था चंद दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में कि वो एक नया रूट निकालेंगे, यानी वो चाइना का जो सी पैक है उसका एक मुतबादल देने के भी दर पे थे। G20 में दिल्ली में जो कुछ G20 में हुआ, और फिर ख़ास तौर पे ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर थी ना, उसमें उसने ये बंदे ने ऐलान किया। अच्छा, अब मुआशी मफादात ही सबसे अहम होते हैं। फिर अगली बात जो फ़लस्तीनियों के नुक्ता नज़र से थी ना, वो कुछ इस तरह से थी कि अब तकरीबन अरब ममालिक, जिस तरह इजराइल ने बयान दिया था कि 6 से 7 मुल्क हमें तस्लीम करने जा रहे हैं, और इसमें यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बाइडन का एक बयान का हवाला दिया जा रहा है। उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान इनमें ममालिक में शामिल ना हुआ तो फिर इस काम का फ़ायदा क्या है। तो अब आप यूँ भी समझ लें कि फ़लस्तीनियों के लिए बची खुची उम्मीद दुनिया जो है वो भी ख़त्म होने जा रही थी, और वो सिर्फ एक चीज़ थी उनके लिए अभी तक कि चलो मुसलमान ममालिक तो इसको तस्लीम नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये जो रूस और चीन है वो क्या चाहते हैं? इसमें लड़ाई में फैसला कुन मोड़ वही था, यानी था से मेरी मुराद है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई है तो जिस बात का इंतज़ार था, और वही हुआ कि चीन ने भी यही बयान दिया कि 2 रियासतें इसका हल है, रूस ने भी यही बयान दिया कि 2 रियासतें इसका हल है। बल्कि अमेरिका का एक ऑफिशियल और चीन का गालिबन वज़ीर ख़ारजा या अहम ओहदेदार है, वो किसी एक तीसरे मुल्क में मिले तो अमेरिका ने बाकायदा इतराज़ किया, गिला किया कि आप लोगों ने इस हमले की मज़म्मत की नहीं है। अच्छा, अब इसको सिर्फ हमला कहना भी जो है ना, ये अधूरी बात है। आप ये कहें कि ये काउंटर अटैक है, क्योंकि फ़लस्तीनियों पर तो सारा साल ही हमला होता था। अच्छा, फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों ने दरअसल अपनी जेल तोड़ी है। अच्छा जी। जिस तरह प्रिजनर होते हैं ना कैदी, तो वो इस्केप करते हैं जेल से। मसलन गजा स्ट्रिप को ये कहा जाता था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अगरचे खुली जेल थी। खुली जेल से मुराद कि आप सूरज देख सकते हैं, हवा भी आप ले सकते हैं, आप चल फिर भी रहे हैं, लेकिन थे आप कैदी। बिजली आपको इजराइल से आएगी, पानी आपके पास है नहीं, आपकी नकलो हरकत जो है वो टाइट है, और हमले तो आए दिन जो है वो होते ही रहते थे। तो अब जो कैलकुलेशन नज़र आती है कि फ़लस्तीनियों ने फिर ये सोचा, ये देखा, और हमास ने भी देखा कि सब कुछ तो हाथ से जा रहा है, तो ना हक यानी हक के बगैर जीने पे की बजाय और रोज़ रोज़ मरने की बजाय फिर एक दिन ही क्यों ना मरा जाए, तो उन्होंने ये हमला, मतलब जवाबी हमला। अच्छा, फिर हमला भी जो होता है ना, वो होता है जंग, इसे नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉर,
एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एक मसलन आप इजराइल की आर्मी को ले लें, उनकी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो 1.25 लाख से 2 लाख की आर्मी है, 5 लाख रिजर्व है। अब पाकिस्तान की फौज आप कुल मिलाएं तो इतनी बनती है, तो उनके खिलाफ अगर एक सिविलियंस का ग्रुप उठे तो आप असल में मैं जो इसको कहता हूँ कि फ़लस्तीनियों ने बगावत कर दी है। अच्छा, तो इसको बगावत कहा जाना। अब उसमें ये फिर देखे ना कि ये कहना कि जी लोग मरे हैं, लोगों को किडनैप किया गया है, तो जो जिन लोगों को उन्होंने किडनैप किया वो बुनियादी तौर पे इजरायली आर्मी के लोग हैं। तो वो फ़लस्तीनी जो खुद जिस तरह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर है। फ़लस्तीनियों को इतना ज़्यादा असला, इतनी ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आ गई? आपने रूस का जिक्र किया, चीन का जिक्र किया। अच्छा, अब उसमें होता ही है कि कुछ बातें जो है ना वो बैनुल सतूर ही कही जाती है, जिसे कहा जाता है कि बड़ी सतूर बैनुल सतूर कही जाती है। मैं ये बता सकते हैं कि ज़राए के हवाले से नहीं, जो नज़र भी आ रहा है वो ये है कि इसमें एक चीज़ और होने जा रही थी कि जैसे ही मुसलमान ममालिक ने इजराइल को तस्लीम करना था, जो कि नज़र आ रहा था, तो उसके अंदर अगला इशू फिर ये नज़र आ रहा था कि ईरान ने सिंगल आउट हो जाना। अब ईरान ने उस सिंगल आउट होने से बचने के लिए कि यानी सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं मिटता या साइड पे होता नज़र आ रहा था, ईरान भी एक साइड पे जा रहा था। अच्छा, अब आप देखें कि अगर कोई मुल्क है वो उसको पैसा देता है, असलहा देता है, तो अमेरिका भी तो ये सब कुछ यूक्रेन में करता है, पूरी दुनिया पे करता है। हाँ, अब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हो सकता है इस हाँ में हाँ या इस पर एतराज़ जिनको नहीं था उसमें रूस और चीन की सिर्फ खामोशी और सिर्फ ये बयान देना ये साबित करता है कि उनको मदद कहीं ना कहीं से मिली है। अब वो ईरान के रास्ते मिली है, किसी और रास्ते से मिली है। देखें, दुनिया में ना अब जंगें कारोबार बन गई हुई हैं। अब आप वो रूस का वो बंदा देखें ना, वो जो वैगनर ग्रुप था, तो वो बाकायदा लड़ते थे। अब क्या पता है स्मगलिंग होती है कहाँ से असलहा आया, किस तरह आया। तो असलहा तो उनके पास ज़ाहिर है आया और उनके पास कोई इंटेलिजेंस भी आई। तो बाकी अब ये इन बातों का वाज़ेह जवाब जो है ना वक्त के साथ मिलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अब फ़लस्तीनियों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और इजराइल को कुछ ना कुछ अब सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके नतीजे में आप समझते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी की तरफ मामला तेज़ी से पेशरफ्त होगी या फिर? देखिए, बात तेज़ी की तो हम तब करें जब को पहले मामलात ना सही जा रहे हों। आप ये कह लें कि एक मुर्दा जो था ना मुद्दा, उसमें जान ज़रूर पड़ गई है। और जो अब नज़र आ रहा है ज़्यादा, चूँकि इंटरनेशनल पावर्स के भी अपने मफादात और पॉलिसियाँ होती हैं, वो ये होगा कि अब ये ख़ित्ता 2 रियासतों में तकसीम होने का, कि जिसमें वाज़ेह तौर पर गज़ा स्ट्रिप की तरह ना हो कि वो हर तरफ से घिरे हुए हों। मसलन ना वो समुंदर की तरफ जा सकते हैं ना दूसरी तरफ जा सकते हैं, चेक पोस्ट से अगर गुजरेंगे तो उनकी तलाशी होगी, सारा कुछ होगा। हाँ, एक और चीज़ जो फ़लस्तीनियों को हासिल होती नज़र आ रही है कि उनके जो कैदी इसराइल के पास है ना, जो सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, अब ये भी नज़र आ रहा है इस मामले में कि उनकी भी रहाई जो है वो मुमकिन हो जाएगी। अच्छा, इसराइल की तरफ से कहा गया है कि हम तो इनको फ़लस्तीनियों को समैश करके रख देंगे, हाँ, मिटा के रख देंगे। राइट। अब देखें ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये 9/11 है। अच्छा, 9/11 का मतलब, अब 9/11 के मुतालिक जो ज़्यादा वाज़ेह राय पाई जाती है वो तो ये कहती है कि अमेरिका ने खुद करवाया था या जिस तरह भी वो मैनेज हुआ। अब उसका मकसद और था, उसका मकसद था कि पूरी मुस्लिम दुनिया पर ना, यहाँ हर वो मुल्क जो उनके ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसको उन्होंने समैश करना था, गो कि वो ख़ुसूसी तौर पे एशियाई और मुसलमान मुल्क थे। लेकिन अब इजराइल की ना पॉलिसी इतनी है और ना कद काठ इतना है कि वो मसलन इसको बेस बना के अगर उन्होंने करना होता तो अब तक वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई ऐलान कर चुके होते। अब बजाय इसके कि वो ऐलान करें तो वो बैकफुट पे इस तरह गए हैं कि अब अमेरिका जो है वो तुर्की से कह रहा है कि आप ये बात यकीनी बनाएं कि हमारे जो जंगी कैदी हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, उसमें ठीक है खबरें हैं कि कुछ सिविलियन भी हैं जो टूरिस्ट वहाँ पे गए हुए थे,
कि उनकी जान की जो है ना वो गारंटी दी जाए, और इजराइल को जितनी वो तबाही कर सकता है, मतलब वो चाहे तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे सारे किसी को, इन बिल्डिंगों को, लोगों को, लेकिन अब वो अगर नहीं कर पा रहा तो वो उसके प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं कि जो बंदे उन्होंने पकड़े। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसराइल के अंदर अंदरूनी तौर पे बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। उनका एयरपोर्ट भरा हुआ है, उनकी अपनी जो अवाम है, चाहे वो 1 करोड़ लोग हैं, उनका ये यकीन उठ गया है कि जी जिस तरह आपने लफ्ज़ बोला कि इजराइल नाकाबिल तस्खीर है। फिर इजराइल एक ऐसा मुल्क है, आप हैरान होंगे कि जहाँ पर सालाना 25 से 30 लाख सयाह जाते थे, टूरिस्ट जाते थे, और उनको ही जो इनकम थी ना एवरेज, वो $4 बिलियन के करीब होती थी। तो वो भी अब डूबती नज़र आ रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये इतनी सादा बात नहीं है कि कोई एक आध किसी ने हल्की सी एफर्ट की और उसको क्रश कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप अगली बड़ी बात देखें कि अब लेबनान भी है। अब ये इजराइल है, ये जिस तरह मेरा हाथ है तो इसी तरह एक हाथ की शक्ल का ऊपर लेबनान भी है। अब लेबनान के अंदर हमास है, हिजबुल्लाह भी है। तो अब ना चाहते हुए भी अगर ये हमास ने ही किया है तो बाकी लोगों के दिलों में तो वो घर कर गए हैं ना। और एक और अहम बात इसमें जो कैलकुलेट करने वाली है वो कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान तो चले बेबस हैं या ऑलरेडी मैनेज्ड हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक की अवाम उनके साथ है। आप देखें ना, एक मिस्र में एक वाकया हुआ है, बज़ाहिर वो एक छोटा सा वाकया है लेकिन बड़ा अहम वाकया है। वो वाकया क्या हुआ है कि वहाँ पर 2 सयाह थे, यानी टूरिस्ट थे इजराइल के, और उनको मिस्र में एक पुलिस वाले ने गोली मार दी 2 लोगों। तो इसका मतलब है कि वो हेट का जो एलिमेंट है वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कम से कम मुसलमान बसते हैं तो वो लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है उसका भी इजराइल को सामना। और सबसे अहम बात यहाँ पे जो करने वाली है कि पूरी दुनिया के लोग, बशमूल मेरे, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ बोलता हूँ, फ़लस्तीन मसले की इतनी क्लियर कट पिक्चर आज तक सामने नहीं आई थी। ये डस्टबिन में जा चुका था मसला, और बिन से, यानी वो जिसमें हम कोई वेस्ट डालते हैं उसको बिन नहीं कहते हैं, बिन से ये दोबारा बुक्स में आ गया है। अब हर किसी को पता है कि ये गज़ा स्ट्रिप है, फिर इजराइल है, फिर जो है जी वो मगरबी किनारा है, आबादी इतनी है। अब ये किसी के कहीं मैंने तो खबर नहीं पड़ी थी कि जो फ़लस्तीनी है वो इजराइल की कैद में भी है। तो वो मसला सामने आ गया। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ जो मुसलमान ममालिक के लिए सीखने की चीज़ है वो अल जज़ीरा टीवी है। अब आप देखें ना, एक अच्छी, अगर आप न्यूट्रल होकर बात करें तो एक अच्छी बात जो इसमें मुझे नज़र आई है वो ये है कि अब इजराइल और फ़लस्तीन की आवाज़ एक दूसरे तक पहुँच रही है। अल जज़ीरा टीवी पर ही फ़लस्तीनियन के जो उनके नुमाइंदे हैं, एक पार्लियामेंट का बंदा है, कोई सहाफ़ी है, वो भी बोल रहा है, और यहूदियों का जो बंदा है तेल अवीव में बैठा हुआ वो भी अपना मौक़िफ़ दे रहा है। तो असल में ये ख़तरनाक एक गैप था कि जब इजराइल को दुनिया रिकग्नाइज़ करती है तो मुसलमानों के नज़रअंदाज करने का जो तरीका है वो कुछ और था। अब इसमें एक विंडो का चांस ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों फरीक जो है वो आमने सामने बैठेंगे, और चूंकि अब ये यूनिपोलर नहीं है, सिर्फ अमेरिका की दुनिया नहीं है, तो चीन और रूस, अब उनके बयानात के बाद ये मज़ीद वाज़ेह हो गया कि वो इस मामले को एक तरफा नहीं सिमटने देंगे, क्योंकि इसके अंदर उनकी अपनी सूखी होती है। क्योंकि वो एशिया के अंदर जो यूक्रेन में एक महाज, अब देखें इसके कई डायनामिक्स हैं। यूक्रेन का जो सदर है उसने इजराइलियों की हमायत की है। अच्छा, उससे पहले इजराइल ने यूक्रेन की हमायत की हुई है। तो इंटरनेशनल जो एंगल्स हैं वो भी इसके अंदर आ। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि सऊदी अरब और इसराइल को अमेरिका एक पेज पे लाना चाहता था। देखिए जी, वो तो आ चुके थे। अच्छा, आ चुके थे, जैसे कि साथ ऐलान होना बाकी था। हाँ, ऐलान होना बाकी था। तो वो यहाँ पे मामला रुका था, वहीं से आगे बढ़ेगा या अब ये भी देखिए ना, अब चूंकि जब जंग छिड़ जाए तो जब आग लगी हो तो सबसे पहले तो उसको बुझाना मकसूद होता है ना।
तो मेरा ख्याल है कि अब उनको भी रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आवाम बहुत शदीद रद्द-ए-अमल देगी। जैसा आप देखें ना, तुर्की में मुजाहरा हुआ है, यमन में हुआ है, और इज़राइल के मुतल्लिक बाकी मुसलमान दुनिया अपने फसादात में है, इंतशारों में है, उनके आपस फ़िरका वारियत है। लेकिन इस मामले पर वो कोई सुन्नी मुल्क हो या शिया हो, अब यहाँ कोई नहीं कह रहा, ये नाम ले रहा कि हमास वाले कौन है। हर बंदा ये कह रहा है कि जी उन्होंने काउंटर अटैक किया है, और जो किया है ठीक किया। लोग इस चीज़ को मुसलमान होने के नाते मना रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।